जय हिंद फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार पंत ललितपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। और इस लाइव वीडियो के माध्यम से, जैसा कि मैंने अभी शाम को एक वीडियो लाइव किया था, और उस वीडियो में के माध्यम से कहा था मैंने कि मैं एक लाइव सेशन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ उन सभी समाजसेवी संस्थाओं के साथ जो कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रही हैं। तो अभी जस्ट 1 से 2 मिनट के अंदर मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो हमारी यूथ जनरेशन है। और एक समय में वो राजकीय इंटर कॉलेज के मेधावी छात्र थे, आज भी उनका नाम वहाँ पर मेंशन है। तो मैं जस्ट उनसे बातचीत करने जा रहा हूँ। तो आइए हम जानते हैं कौन है। आप उनको खुश दे सकते हैं बाई थ्रू। जय हिंद शुभम जी। नमस्कार, जय हिंद अमित जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। और सबसे पहले मुझे बताइए कि जो आज लाइव वीडियो आपने देखा था मेरा, तो वो प्रयास आपको कहाँ तक ठीक लगता है? सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार प्रेषित करता हूं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो है बहुत शानदार पहल शुरू की है। क्योंकि आज में समाज में सबसे ज्यादा वैचारिक जो त्रुटियां समाज में चल रही हैं, उनके बदलाव के लिए, यूथ को नई दिशा देने के लिए आप जो भी ये प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत शुभकामनाएं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप बहुत तारीफ के काबिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रयास के लिए। जी, और मेरा मानना है कि अब समाज में कुछ बदलाव आना चाहिए, इसकी वजह से मैंने प्रयास किया है। गौरव श्रीवास्तव जी वाचिंग। जय हिंद सर। अच्छा शुभम जी, आपसे एक सवाल है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे जो भी फेसबुक की व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि आप की शिक्षा कहाँ से हुई और कहाँ तक आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की। और इसके साथ साथ आप बताइए कि आप इसके पहले आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्या रही लोगों के लिए। मेरी प्रारंभिक शिक्षा ललितपुर से ही हुई और 12th तक मैं ललितपुर से ही पढ़ा। उसमें जैसे आपने बताया कि ठीक ठाक था पढ़ाई में। उसके बाद इंजीनियरिंग करने के लिए आगरा गया मैं, वहाँ से बीटेक की डिग्री प्राप्त की। फिर 7 से 8 साल मैंने गुजरात, बड़ौदा, गुड़गांव यहाँ पे गुजारे। वहाँ पे मैं फिलिप्स कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग था। और उसके बाद फिर आपके सामने हूँ। अच्छा, एक चीज मैं आपको बचपन से जानता हूँ, और जिस तरह से आपकी जीवन में जो भाव आया कम्युनिटी को सेवा देने का, वो कैसे आपके मन में भाव आया? देखिए, इसकी शुरुआत प्रोफेशनल लाइफ से हो गई थी। जब मैं जॉब कर रहा था, उस समय मेरी मुलाकात आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के वॉलंटियर से हुई थी। श्री श्री रविशंकर जी जो आर्ट ऑफ लिविंग चलाते हैं। तो ये कहानी है 2017 की। उस समय मैं एक हैप्पीनेस प्रोग्राम आर्ट ऑफ लिविंग का चलता है, वो मैंने बड़ोदरा में ज्वाइन किया था। उसका एडवांस हैप्पीनेस प्रोग्राम करने के लिए मैं बेंगलोर इंटरनेशनल जो आश्रम है आर्ट ऑफ लिविंग का, वो अटेंड करने के लिए गया था। तो इस जो प्रोग्राम होता है हैप्पीनेस प्रोग्राम, इसकी एक लास्ट डे एक प्रथम एक्टिविटी होती है कि कोई सेवा कार्य करना होता है। जी जी। तो उस सेवा कार्य से जो आनंद मिला, उसके बाद फिर एक उसी ग्रुप ने, आर्ट ऑफ लिविंग के ग्रुप ने कंबल वितरण का कार्यक्रम बड़ोदरा में अरेंज किया था 25 दिसंबर को, क्रिसमस वाले दिन। तो वहां से आनंद की अनुभूति सेवा कार्यों की होती गई और फिर आपके सामने है। और अभी किस तरह से आप समाज में अपनी सेवा दे रहे हैं? अभी वर्तमान की बात करूं मैं तो 2019 में मैं ललितपुर आया। हम्म। क्योंकि नौकरी चल रही थी, 8 साल चल रहे थे, अच्छा पैसा आ रहा था। मेरा घर भी है बड़ोदरा में। तो लेकिन एक मेंटल सेटिस्फेक्शन की कमी थी। एक सामाजिक दूरी होती जा रही थी जीवन से। एक केवल एक मशीन की भांति काम कर रहे थे कि जिसमें पैसा तो आ रहा था, लेकिन शायद सिर्फ पैसा ही जीवन का मूलभूत उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और यदि आपका पेट भरा हुआ है तो आपको थाली में ज्यादा और इकट्ठा करने की बजाय थोड़ा उसको बांटने का भी प्रयास करना चाहिए। मेरे ये दृष्टिकोण है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कंपनी से, वो बंधन वाली नौकरी मुझे थोड़ी पसंद नहीं आ रही थी। जी तो 2018 में मैंने वो वहां से रिजाइन किया। फिर जी एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था वहां पे। जी। फिर 19 में मैं ललितपुर वापस आया। अच्छा, 2019 में ललितपुर आप ललितपुर में आए थे? वापस 2006 में गया था मैं जी जी। ललितपुर से। फिर उसके बाद सीधा 2019 में मतलब मेरी ई वापसी मेल। हुई जी जी जी। ललितपुर। जी। यहाँ पे हम, मेरे भाई का माँ गोमती फिजियोथेरेपी सेंटर है।
जी तो वहां पे मुझे सेवा कार्य करने का मौका मिला जी प्रारंभिक तौर पे। जी जी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि करना क्या है, बस जी ये जी था कि हाँ कुछ सामाजिक कार्य करना है। जी तो हमारे यहाँ लकवा के ऑपरेशन के मरीज आ रहते हैं, जी जी तो फिर उनकी सेवा करनी शुरू की। जी फिर होम विजिट जाना शुरू किया, तो मेरा उद्देश्य भी पूरा हो गया कि भाई बुजुर्ग लोगों के साथ थोड़ा दो पल बिताने का मौका मिलने लगा। और जब शरीर में कोई हानि होती है, चोट होती है, तो व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी हृदय होता है। बिल्कुल तो ऐसी स्थिति में उनको मानसिक स्ट्रेंथ देने में मुझे आनंद आता है। तो प्रारंभिक कार्य तो ये रहा। फिर 2020 में जब कोविड आया, जी तो कोविड आया तो अब ललितपुर में कई संस्थाएं काम करती हैं अपनी, बहुत खूबसूरत शहर है हमारा जहाँ सेवा कार्य लगातार चलते रहते हैं। तो वहाँ पे ललितपुर सेवा ग्रुप से भी मेरा एसोसिएशन हुआ, उनके साथ मिलके कोविड में सेवाएं दी। और फिर एक प्लान बनाया कि भाई जब पशु अकेले घूम रहे हैं, चाट के ठेले लग नहीं रहे हैं, सीमित मात्रा में घरों में खाना बन रहा है, तो बाहर पशु असहाय घूम रहे हैं, तो उनको चारा डालने का शुरू किया गाय को। फिर वो चलते 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 आज 2.5 से 3 साल हो रहे हैं। जी रोज रात्रि में 9:30 बजे के लगभग कम से कम 35 से 40 गायों को हम लोग रोज चारा खिलाते हैं। जी जी तो एक गौ सेवा भी हो गई। एक दीनदयाल उपाध्याय वृद्धजन आश्रम है हमारे यहाँ ललितपुर में। जी तो 2020 में वहां पे मेरा जाना हुआ। वो ऐसा था कि 15 अगस्त ही मेरे पिताजी का जन्मदिन था। जी तो वो हाईवे पे बोर्ड देखता रहता था, तो मैं देखने के गया कि क्या है। फिर वहां पे बुजुर्ग मिले, जी उनसे मुलाकात हुई जी और एक अलग ही आनंद मिला। तो एक वृद्धाश्रम में भी सेवाएं चल रही हैं। जी गौरव श्रीवास्तव जी बहुत जय हिंद। अंकित कुमार जैन जी जय हिंद। एडीबी पुष्पन सिंह बड़े भाई हमारे जय हिंद। सैली सलीन साहू जी जय हिंद। और डॉक्टर जीत गुप्ता जी सलीन। जैसा कि अभी इस इंटरव्यू के दौरान आपको बहुत सी बातें हमारे सौरभ देवलिया जी सॉरी शुभम देवलिया जी ने बताई हैं आपको। तो इस कमेंट के माध्यम से आप इनसे किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अच्छा मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। जिस तरह से आप सेवा कर रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी सोसाइटी को? मैसेज मेरा यही रहेगा अपनी सोसाइटी को कि आ, हमारे पास समय सीमित है। जीवन की अनिश्चितता को हम देख रहे हैं चारों तरफ। 30 उम्र से लेके 80 उम्र के लोगों को भी हम खो रहे हैं। कोविड के बाद से ये संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो एक जीवन को एक सार्थक कारण देना अत्यंत आवश्यक हो गया, और खास तौर पर हमारे युवा वर्ग को। उसी परिप्रेक्ष्य में एक मुहिम मैं और चला रहा हूँ। हमारे ये श्रीमद भगवत गीता की पुस्तक मैंने मंगाई हुई है। अभी पहले 100 प्रतियां मंगाई थी, जिनमें 80 के करीब मेरी बढ़ चुकी हैं, और 100 पुस्तकें और आ गई हैं और कि एक समाज में एक वैचारिक बदलाव आए। क्योंकि ये जो धार्मिक ग्रंथ है हमारे, ये हम लोगों ने मंदिर तक सीमित कर दिए हैं, और मेरा उद्देश्य है कि ये वर्किंग टेबल पे पहुंचे, जिससे लोग उनको पढ़ेंगे, जीवन में आत्मसात करेंगे, और आत्मसात करेंगे तो निश्चित तौर पर जीवन में बदलाव आएगा, समाज में बदलाव आएगा। और छोटे छोटे प्रयास, अपने मातृभूमि से मोहब्बत कीजिए, ललितपुर से मोहब्बत कीजिए। छोटी छोटी जो जन समस्याएं हैं, हर व्यक्ति आज कुछ ना कुछ योगदान देने का प्रयास करे। जैसे मैं हूं, तो मैं जन्म रक्तदान समिति में भी सहयोग कर देता हूं, ललितपुर सेवा ग्रुप में भी सहयोग कर देता हूं, अज्जू भाई साहब से भी जुड़े हुए हैं, अन्नपूर्णा में अमित प्रिय भाई साहब से भी जुड़े हुए हैं। तो ये चैन है, एक दूसरे की कड़ी बने हुए हैं, और लोगों की सेवा जो हो जाती है भाई, आज अगर उस स्थिति में है कि हम सोच पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो हमें करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अच्छा एक बात पूछनी थी मुझे आपसे। जैसा कि जो हमारी आज यूथ है और या हमारे कैटेगरी हमारी जो बुजुर्ग की कैटेगरी है, तो इन दोनों के बीच में जो सोच का अंतर आ गया, इस पे क्या कहना है आपका? सोच का अंतर इसलिए है कि मूल रूप से उद्देश्यों का भी भटकाव है दोनों चीजों में। जी क्योंकि ये देश बहुत गरीबी से ऊपर उठा है हमारा, उस चक्कर में एक बहुत बड़ी पीढ़ी केवल पैसे के लिए ही लालायत हो चुकी है। तो जनरेशन गैप नहीं कहेंगे, बच्चे कर वही रहे हैं जो माता पिता कह रहे हैं। बस माता पिता को ये लग रहा है कि वो कह कुछ रहे हैं और कर बच्चे कुछ और कर रहे हैं। जैसे पैदा होता है बच्चा, तो बच्चा बड़ा आदमी बनेगा, जी ठीक है, बाहर जाके नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, ये माता पिता के शब्द होते हैं। जी अब जब वो शब्द बच्चा आत्मसात करता है और वो सिर्फ पैसा कमाता है,
तो वहां दिक्कत खड़ी हो जाती है। बहुत अच्छे। हमारा उद्देश्य, मेरा मानना ये है कि जीवन, मानव जीवन में सिर्फ सब नहीं होना चाहिए। पैसा कमाना है बहुत जरूरी है, सिर्फ पैसा नहीं कमाना है। परिवार को पालना है बहुत जरूरी है, प्रारंभिक चीज है, लेकिन सिर्फ अपने परिवार को नहीं पालना है। बहुत अच्छे। तो मेरा मानना यह है कि माता पिता भी बच्चों को, जैसे मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अपने शहर में चिकित्सा की सबसे ज्यादा कमियां हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा भी है कि शहर के कई बच्चे चिकित्सीय सुविधाएं बाहर दे रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 1-1 करोड़ रुपए एमबीबीएस में खर्चा हुआ है। प्रारंभिक उनको यही लगता है कि भाई माता पिता ने पैसे खर्च किए, उनको लौटाना है, और जब वो लौटाने के लिए कमाना शुरू करते हैं, फिर उनका दृष्टिकोण पैसे की तरफ बढ़ जाता है और शहर कहीं पीछे छूट जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आपके चैनल से मैं ये पूरे ललितपुर शहर के बुजुर्गों से, माता पिताओं से ये अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों के अंदर सेवा भाव डालने की जिम्मेदारी आपकी है। ये कुम्हार की जिम्मेदारी है कि मटका कैसा बनेगा। बहुत अच्छा है ना। हाँ, आप देखेंगे कई बार कि बेटा आईएएस बन गया, बैंक में सिलेक्ट हो गया, तो माता पिता सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि मेरा बेटा आईएएस बन गया। और अगर बेटा लफंगाई कर रहा है तो क्या बोलते हैं, दोस्तों की संगति खराब होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत आपने एक इम्पोर्टेंट बात बोली यहाँ से। तो अगर आप गर्व कर रहे हैं तो आपको उसकी बुरी आदतों की भी जिम्मेदारी आपकी ही बनती है। यहाँ डॉक्टर जीत गुप्ता जी का एक संदेश है। सौरभ जी से एक बार बात हुई थी, किसी बेटी को रक्त की आवश्यकता, और तब मुझे 49वीं बार अपने रक्त ऋण चुकाने का अवसर मिला था। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर जीत गुप्ता जी के बारे में? डॉक्टर जीत गुप्ता जी बहुत ही करुणा हृदय व्यक्ति हैं, जो लगातार जनसेवा कार्यों में मिशन बेटियां के तहत जनसेवा कर रहे हैं। और ये इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई कि मैंने उनसे आग्रह किया था ब्लड देने के लिए, जी। और तत्काल प्रभाव से मेरे पहुंचने से पहले वो सरकारी अस्पताल में पहुंचकर उन्होंने ब्लड डोनेट किया था, इसलिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र। और अभी हमारे तो बहुत फेवरेट है हमारे गौपत्र प्रशांत शुक्ला, हमारे छोटे भाई भी हैं और मैंने उनको पढ़ाया भी है एक समय। और तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा भैया, आपके लिए कमेंट है जी। धन्यवाद प्रशांत जी। प्रशांत जी जो गौ सेवा, जो मैं थोड़ी बहुत गौ सेवा कर रहा हूँ, उसमें एक प्रेरणा स्रोत के तौर पे प्रशांत जी का भी बहुत बड़ा योगदान है कि प्रशांत जी पूरे शहर में युवाओं की बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। क्योंकि हम तो चारा ही खिला रहे हैं, लेकिन जिस स्थिति में ये गायों को और लेकर आते हैं, आप सच मानिए कि आम आदमी तो वो देख भी नहीं सकता स्थिति, और उनकी वो सेवा कर रहे हैं, तो ये ईश्वर का काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। वो एक ईश्वरीय काम है और वो लगातार सतत रूप से करते रहें और ऐसे ही लोगों के लिए प्रेरणादायी बने रहें। अच्छा, मैं अब यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा, जो माँ गोमती फाउंडेशन है, जिसके संस्थापक आप हैं, क्या सोच के आपने इसको शुरू किया था? शुरू करने का उद्देश्य ये था कि हमारा माँ गोमती फिजियोथेरेपी सेंटर ऑलरेडी एक सवाल और है इसी बीच में, मैं चाहता हूँ आपका जो पर्पस है माँ गोमती फाउंडेशन के लिए, वो यहाँ पे क्लियर कीजिए, क्योंकि हमारी जनता भी सुनना चाहेगी आपसे और इंस्पायर भी हो सके। हाँ। माँ गोमती हमारी दादी जी का नाम है, गोमती बाई देवलिया। बहुत अच्छा। तो एक उद्देश्य ये था कि माता पिता को प्रसन्नता देनी है, तो व्यक्तिगत उनको उनके नाम से उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितना उनको उनके माता के नाम के को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो उससे उन्हें प्रसन्नता होगी। तो इसी उद्देश्य से बड़े भाई ने माँ गोमती फिजियोथेरेपी सेंटर की शुरुआत की थी, जो शहर में फिजियोथेरेपी की सेवाएं दे रहा है। और उसी तर्ज पे मैंने माँ गोमती फाउंडेशन का नाम रख के ये सेवाएं शुरू की। इसका उद्देश्य, मैं 2 दिशाओं में चल रहा हूँ इसमें एक तो जनसेवा है, दूसरा सामाजिक कार्य भी है। जो जैसे ललितपुर एक पिछड़ा जिला है, इसको कहने में मैं संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम अपनी गलतियां स्वीकार करेंगे तभी बदलाव ला सकते हैं। तो इसके तहत जो कहीं पुल टूटे हुए हैं, चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, तो इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने माँ गोमती फाउंडेशन के तले जन समस्याओं को भी सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये दोनों दिशाएं चल रही हैं, बाकी ईश्वर जो जो जिम्मेदारियां देगा उसको स्वीकार करेंगे। अच्छा, काफी अच्छा प्रयास है आपका। और मैं यहाँ अभी हमारे साथ उड़ीसा से अरविंदर साहू भी लाइव हैं, और मैं उनसे पूछकर आपको शायद है ना कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि उड़ीसा तक भी हमारी बात पहुंच सके। अरविंदर जी, कृपया कमेंट सेक्शन में आप लिखें
यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो अभी हम रूबरू होंगे हमारे शुभम भाई से। अरविंदर साहू जी, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं मुझे, क्या आप रेडी हैं मुझसे बात करने के लिए, कि उड़ीसा में भी जाने कि हमारे ललितपुर कितना प्यारा है और कितने अच्छे लोग यहाँ पर हैं। अच्छा शुभम जी, यहाँ पे मैं एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे यहाँ पर, कि जो माँ गोमती फाउंडेशन के माध्यम से जो आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपने कभी क्या कुछ सोच के इसका शुरू किया था कि उससे मैं बदलाव ला दूंगा समाज के अंदर? बहुत बड़ा बदलाव की तो नहीं सोची, क्योंकि सबसे पहले ये सेवा कार्य आंतरिक बदलाव के लिए किए जाते हैं, जी कि जब मैं मेरे अंदर कुछ बदलाव आए, आनंद आएगा, तब मैं दूसरों को दे पाऊंगा, जी है ना। बिल्कुल। और जो स्रोत, तो सबसे पहले प्रथम विचार तो यही था कि सेवा कार्यों से स्वयं के आनंद को प्राप्त करूं, जी जी। है ना। और जब वो आनंद बढ़ेगा तो हो सकता है कि उसके परिप्रेक्ष्य में दूसरे बाहरी दुनिया में भी कुछ बदलाव आ जाए। बहुत अच्छा। देखिए हमारे अच्छा रेडी हैं आप? चलिए मैं कनेक्ट करता हूँ आपको, है ना। अरविंद जी आप रेडी रहिए और आप हमारे लाइव ललितपुर को सुनिए। जय हिंद अरविंद जी, जय हिंद अरविंद जी, जय हिंद। जैन कैसे हैं आप? सर, जैन सर। ठीक हूँ देखिए आज सर। आपके सामने हमारे मित्र ललितपुर से हैं सौरभ सोम देवरिया जी। हमारे अरविंदर जी हैं लाइव। नमस्ते भैया। नमस्ते सर, नमस्ते। मैं बता दूं आपको, उड़ीसा से हैं हमारे अरविंदर साहू जी, और हम लोग की एमबीए प्लस कम्युनिटी में। सर कुछ सवाल करना चाहेंगे आप? सर मैं चाहता हूं अरविंदर जी आप बताएं अपने उड़ीसा के बारे में। सर उड़ीसा में तो बहुत सारे काम हो रहे हैं सर, पर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। जी जी तो मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक के प्रोफाइल के माध्यम से ना, मैं टाइम टू टाइम बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश कर रहा हूँ सर, जी जी जिससे कि लोग एजुकेट हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दे पाऊँ सर। जी जी। अच्छा आपको जो प्रयास कैसा लगा हमारा हमारे शहर के लिए? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। हाँ, और हमारे शुभम भाई को अभी आप सुन रहे थे, तो कुछ इनसे पूछना चाहेंगे आप कोई सवाल? हाँ सर, बताइए कैसा क्या क्या स्टेप ले रहे हैं, थोड़ा बताइए सर। क्या सर? क्या स्टेप ले रहे हैं, थोड़ा अच्छे से बताइए सर। अभी स्टेप इतना सा है कि हमारे जो शुभम देवलिया जिनको अभी लाइव देख रहे हैं ना आप, तो हाँ सर। इनका एक जो हम लोग का सेवा बिजनेस मॉडल जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं। तो ओके वही सर। लाइव चल रहा था अभी। तो हम लोग अपनी सोसाइटी को बताना चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी के अंदर ऐसे युवा हैं जो कि निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, और यहाँ से जिससे लोग अवेयर हो सकें। ओके सर। जी जी। तो सर आगे क्या करने का प्लान है सर? बताइए शुभम जी। मैंने आपका गोल क्या है, मैंने आगे फ्यूचर में क्या करना है? फ्यूचर नहीं सर, अभी तो वर्तमान को खूबसूरत बनाने का प्रयास है, कि कितना खूबसूरत हम वर्तमान बना सकते हैं। उसके तहत ओके सर। गौ सेवा चल रही है, जिसमें हम अभी 35 से 40 गायों को भोजन करवा रहे हैं। उसमें उद्देश्य, आगे का उद्देश्य ये है कि एक स्तर पे 6 महीने 1 साल में उस स्तर पे पहुंचे कि हम एक बड़ी लारी चलवाएं पूरे शहर में, कि कोई भी विचरण करती हुई गाय माता भूखी ना रात को सोए। और अभी वृद्धाश्रम से एसोसिएटेड हैं, तो वृद्धाश्रम से मैं 2 उद्देश्यों के साथ जुड़ा था, कि प्रथम, कि जो वहां पे बुजुर्ग लोग रह रहे हैं, तो उनको सामाजिक शून्यता का भाव महसूस ना हो कि समाज ने उनको भुला दिया है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां भेजते हैं हम, कि लोगों से मिल के आए, राम राम करके आए, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को तो 2 वक्त रोटी चाहिए, लेकिन उनको सबसे ज्यादा प्यार चाहिए, तो वो मिलता है। दूसरा, जो मेरे साथ लोग जाते हैं, तो उनके मन में भी एक कन्वर्टर चलता है ऐसे स्थानों पर जाने के बाद, कि मैं अपने घर के बुजुर्गों से कैसा व्यवहार कर रहा हूँ। तो एक वो भी प्रयास है कि एक सामाजिक बदलाव, सम्मान का भाव लोगों में रहे। जैसे एक वैचारिक बदलाव के लिए मैं श्रीमद् भगवत गीता की छोटी प्रतियां वितरित कर रहा हूँ शहर में। तो अभी प्राथमिक टारगेट हमने 100 पुस्तकों का लिया था, जो मैं कंप्लीट करने के लिए हूँ। अब मैं 1000 पुस्तकों की तरफ बढ़ रहा हूँ, जिसके तहत मैंने 100 पुस्तकें और मंगा ली हैं, कि एक
समाज में लोगों को पढ़ने की आदत डले और अपने धार्मिक ग्रंथों से जुड़ने की आदत डले, तो इस तरीके के सेवा कार्य लगातार चल रहे हैं। बाकी मूल रूप से शहरी व्यवस्थाओं में हमारा उद्देश्य चिकित्सीय सुविधाओं को बढ़ावा देना है शहर में, जिसके लिए समय समय पर हम लोग सरकारी अस्पताल में जो कमियां हैं या जिन चिकित्सकों की कमी है उस आवाज को उठाते रहते हैं, प्रशासन को ज्ञापन देकर उस हिसाब से उनको भी अवगत कराते रहते ओके सर, बहुत अच्छा सर, बहुत तो अच्छा लगा रविंद्र, सर आपका इनिशिएटिव जो भी ले रहे हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अच्छा मैं और हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी इम्पैक्ट आएगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अरविंदर जी, मैं चाहता हूँ कुछ अपने बारे में बताएं। आप क्या करते हैं आप उड़ीसा में? सर मेरा एक ठो रिटेल शॉप है जिसमें मैं सर पूरा बासन, जैसे कि शादी में दिए जाने वाली सामान का दुकान है सर, ठीक कनेक्टिविटी। है। और मैं एक्चुअली एक कंपनी में बिजनेस कंसल्टेंट भी हूँ, बड़ा बिजनेस में, ठीक है। तो उसमें जो भी काम हो रहा है उसमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है सर। मैं एक्चुअली लोगों को ना पहले एजुकेट करना चाहता हूँ और मेरे माध्यम से ना ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्प लें और अपना प्रोग्रेस करें और दूसरों को भी बताएं मेरे बारे में, ठीक है। मेरा पर्सनल ब्रांडिंग भी बनाना चाहता हूँ, प्लस मेरे माध्यम से बहुत सारे लोग रो, रोजगार का माध्यम पाए, उसमें मैं काम करना चाहता हूँ सर। बहुत अच्छा। ललितपुर में आपका मोस्ट वेलकम है अब, और हम समय समय पर आपको कनेक्ट करते रहेंगे अपने साथ में। और मैं हमारी ओके जो भी सर। समाज सेवी जो भी हमारी समाज सेवी संस्था है उनसे मैं आपको कनेक्ट जरूर करूंगा। और आप समझ लीजिए, आप ललितपुर के हिस्सा हो चुके हैं ओके हमारे सर, आप, और बने रहिए हम लोग के साथ हमेशा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ओके सर। बहुत अच्छा लगा सर मेरे को, आप आज मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिला है आपके साथ जुड़ने का, ठीक है। एक हिसाब से बस ये भी एक तो सर्विस है, ठीक है। जी जी। ये भी एक सेवा है, मेरे माध्यम से जो भी सेवा हो पाएगा मैं करूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस आपका, आपने कहा कि आपके माध्यम से जो सेवा हो सकेगी आप करेंगे। और हमारे लिए तो गर्व का वैसे है कि उड़ीसा से हमारे अरविंदर जी हैं। कभी सोचा नहीं था कि हम लोग ललितपुर से उड़ीसा भी पहुंचेंगे, और उड़ीसा से ललितपुर आएंगे। और मोस्ट वेलकम है आपका। हम लोग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका सदुपयोग करना आप इस वीडियो के माध्यम से बखूबी सीख सकते हैं, किस तरह से हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज उड़ीसा पहुंच चुके हैं। वरना हम लोग को 2-3 दिन लग जाते हैं उड़ीसा पहुंचने के लिए। और अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपका। जय हिंद। मैं तो चाहता हूँ सर, सुनिए सुनिए, मेरा एक बात सुन लीजिए। जी जी। मैं इस डिजिटल माध्यम से ना मैं पूरा इंडिया को सर्विस देना चाहता हूँ सर। जो पारितोष सर बोलते हैं ना सर कि सेवा मॉडल में हमको काम करना है, तो मैं चाहता हूँ पूरा ऑल ओवर इंडिया को मैं सर्विस देना चाहता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद सर। काफी अच्छा लगा आपका जो भाव है आपके समाज के लिए। और आपको ब्रिंग ऑन कैमरा करने का एक ही उद्देश्य था कि लोग जाने कि उड़ीसा में भी लोग हैं जो कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं एज अ वॉलेंटियर। बहुत बहुत यस धन्यवाद सर। समय देने के लिए। हाँ। ओके। जय हिंद सर। जय हिंद सर, जय हिंद सर, धन्यवाद सर। देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा अरविंदर जी हमारे उड़ीसा से थे। तो मैं सोहम जी से पूछना चाहूंगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इनके साथ, और कैसा लगा आपको कभी अभी ये सब कुछ? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि सोचा नहीं था कि आप वहां से भी कनेक्ट करके और वो बड़ा बिजनेस का नाम ले रहे थे। वो बहुत अच्छी संस्था है और लोगों की बहुत मदद कर रही है फाइनेंशियली, क्योंकि इकोनॉमिकली हमारे देश को मजबूत करने के लिए ऐसी संस्थाओं का आगे आना और उनका मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। तो एक बहुत अच्छा प्रयास रहा। अच्छा, एक बात और कि आपको लगता है कि जो माँ गोमती फाउंडेशन है, इसको और जो आपका प्रोफेशन है उसको आप दिनचर्या में कैसे मेंटेन करते हैं पूरा? दिनचर्या में ऐसा है कि मेरे 7 से 8 पेशेंट रहते हैं होम विजिट के, तो 10 घंटे तो मेरे उसमें चले जाते हैं। जी। तो उसके बाद जो वृद्धाश्रम की सेवाएं होती हैं वो मिडिल में चलती रहती हैं। कभी वीकली 1 या 2 सेवाएं होती हैं, तो बीच में मरीजों का टाइम एडजस्ट करके थोड़ा आधा 1 घंटा निकाल के वहां चले जाते हैं। गौ सेवा का रात्रि टाइम है, तो वो सीधा रात को 9:30 बजे होती है। बाकी जो संस्थाओं के काम है तो बीच में मैनेज करना होता है, तो टाइम तो मैनेज अच्छा। कर ही लेते हैं। जी। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ 12 घंटे का शेड्यूल पैक करके चल रहे हैं कि
चलने दो, जब तक ईश्वर क्षमता दे रहा है करते रहेंगे। जैसा कि शुभम जी, मेरा इस लाइव सत्संग के माध्यम से उद्देश्य यही है कि लोग जाने आपकी दिनचर्या को और वो कुछ ना कुछ सीखें यहाँ से, और काफी इंस्पिरेशन स्टोरी है आपकी, जो जर्नी रही है आपकी। अच्छा, एक बात यहाँ पर और पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि जो पेशेंट आपके संग रहते हैं, उनका वो क्या एक्सपीरियंस रहता है आपके साथ, वो कैसे आपके संग ट्रीट करते हैं, और जब उनसे मिलते हो, जब उनकी सेवा करते हो आप, तो उन्हें कैसा फील होता है? वो, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सारी अपनी जो दुख दर्द है वो आपके सामने बयां कर देते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो कुछ मतलब किसी का नाम ना लें, लेकिन आप, मैं चाहता हूं कि वो दर्द उनका आप जरूर शेयर करें, किस तरह से वो गुजरते हैं अपने दर्द से, क्या आपसे कहते हैं वो? मेरी जो लाइफ का चेंजिंग मोमेंट ही बना ये फिजियोथेरेपी का काम, क्योंकि एक विचार लेके तो मैं ललितपुर आया जरूर था, लेकिन एक जीवन की सच्चाई आपको तब मालूम पड़ती है जब आप किसी दुखी के घर में प्रवेश करते हैं। मेरे साथ 80 साल के बुजुर्ग भी हैं जिनको ऑपरेशन हुआ है और बिस्तर पे ही हैं, बेड सोर की समस्या भी हो रही है। लड़का है वो दूसरे घर में रहता है, आता है 10 मिनट आता है, वो भी तेज चिल्ला के चला जाता है दादा दादी के ऊपर। ऐसी स्थितियों में बुजुर्ग लोग हैं तो वो रो लेते हैं हमारे सामने, हम थोड़ा मोटिवेट कर लेते हैं उनका, थोड़ा मानसिक रूप से स्ट्रेंथनिंग करने का टारगेट रहता है मेरा मुख्य रूप से, कि उनका दुख दर्द बांट के उनको थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ लाया जाए, और जितना भी अनुभव रहा जीवन का उनके साथ शेयर करें। और मजा आ रहा है, क्योंकि कष्ट एक मूलभूत धारणा में ये कहना चाहता हूँ, कष्ट में पूरी दुनिया है, बिल्कुल। पूरी दुनिया कष्ट में है। अब सुखी वह है जिसका कष्ट कम है, या बहुत जो अच्छा। दूसरों के कष्टों को समझ रहा है, केवल वही सुखी है। बहुत जो अच्छा। जिसके अंदर केवल मैं की भावना है कि मेरा दुख सबसे बड़ा है, वो सबसे ज्यादा दुखी। बिल्कुल। और जो कह रहा है कि मेरे पड़ोसी का दुख सबसे बड़ा है, वो सबसे ज्यादा सुखी, ये मान के चल रहा हूँ, है ना। तो बहुत अच्छे। आपको स्वयं की खुशी देखनी है और दूसरे का कष्ट देखना है। अगर ये इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं जी। तो ही हम खुश रह सकते हैं। बाकी एक फुंसी होने पे भी आदमी को दर्द होता है, और पूरा पैर कट जाता है तो भी दर्द ही होता है, बहुत उसका अच्छा। कोई क्वांटम नहीं है, बिल्कुल। है ना। तो वो क्वांटम तो ये है कि हम दूसरे के बारे में उसका कितना कष्ट समझ सकते हैं। और शायद मानव होने का उद्देश्य ही यही है कि हमारे हृदय में करुणा का भाव रहे। जी। जो समय धीरे धीरे समाज से दूर होता जा रहा है, तो प्रयास हमारा यही है कि भाई पशु को लेके, लोगों को लेके, और जो दुश्मनी है वो अगले जन्म में निभाएंगे ना यार। ये जन्म मिला है, थोड़ा प्यार कर लेते, प्रेम कर लेते हैं, ठीक है, अगले जन्म में देखेंगे अगर किसी से कुछ विवाद होता भी है। बलराम साहू जी, जय हिंद। अच्छा, यहाँ जाते जाते, और आनंद गोस्वामी जी, बहुत बढ़िया, बड़े भाई का संदेश आया है, तो आनंद गोस्वामी जी हमारे साथ भी हैं। बलराम साहू जी, जय हिंद। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, मेरे दिमाग में काफी क्वेश्चंस रहते हैं, मैं आप सोच रहे हूँ कितने क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मन में एक पीड़ा पीड़ा भी है, बहुत खुशी भी है समाज को लेकर के। जो हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? थोड़ा सा बताएं इनके बारे में आप। समाज सेवी संस्थाओं में ललितपुर की अगर मैं खासतौर पर बात करूं, तो आज ललितपुर में बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो निस्वार्थ भाव से एक अच्छे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही हैं, ठीक है ना। अब सीखना है तो उनकी अच्छाई देखिए, और अगर उनसे दूरी बनानी है, और मन में अगर जो बोलते हैं ना कि कुंठा का भाव है, अगर वो भाव है तो आप उनकी कमियां ढूंढ लेंगे, क्या बात है, बहुत है ना। अच्छा। क्योंकि हर संस्था के बारे में मैंने ये देखा है कि अगर किसी से सीखना है तो आदमी कहेगा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और अगर नहीं सीखना है, कुंठा है मन में, तो कहेगा अरे भी तो पैसा कमा है, अरे उन्हें तो राजनीति करनी। क्या बात तो है। हमारे हिस्से में आता है सीखना। तो हम सीखने के उद्देश्य से बात करें तो प्रशांत की जैसे अभी चर्चा हमने की है, गौपुत्र सेना की, अमित प्रिय भाई साहब की चर्चा की, अन्नपूर्णा वालों की, अज्जू भाई साहब है मुक्ति वाले, बुंदेलखंड विकास सेना हमारे हरीश कपूर भाई साहब हैं जो ललितपुर की समस्याओं को हर हफ्ते कंपनी बाग में मीटिंग करके, ज्ञापन दे के, गु हल्ला जैसा भी करके, अपने आंदोलन करके वो उठा रहे हैं। तो कई संस्थाएं हैं जिनसे सीखने के लिए हमारे पास पर्याप्त सामग्री है। अगर सीखना नहीं चाहते हैं तो फिर उसका कुछ नहीं किया जाता। अच्छा, एक बात और यहाँ पर, जैसा कि हमारी सोसाइटी की जो सोच है, मतलब हमारी कम्युनिटी की, वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, तो वो क्यों ऐसा नहीं चाहते कि हम भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेवा करें, या हमारी जो समाज सेवी संस्थाएं बेचारी वो अपना एक समय निकाल कर, एक अमूल्य समय निकाल कर हमारी कम्युनिटी की सेवा करती हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाता है कि उन्हीं समाज सेवी संस्थाओं के बारे में बहुत भला बुरा कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्यों ऐसी लोगों की मानसिकता है? क्या आपका विचार क्या है इस पर?
समाज में तीनों गुण हैं हमारे। जी 3 गुणों से बना है, तमस, रजस और सत्व, जी है ना? जिसको साइंस में हम लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जी जी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और न्यूट्रल। जी तो एक तो सच्चाई तो ये है कि बहुत बड़ा वर्ग न्यूट्रल में है, जी जो ना अच्छा कह रहा ना बुरा कह रहा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो जी केवल अपने जीवन रोजमर्रा के बच्चों के कपड़े और खाने में ही व्यस्त है, ठीक है। बिल्कुल। अब बात आती है तो पॉजिटिव भी है, हम्म, नेगेटिव भी लोग हैं। जी तो मेरा तो यही कहना है सबसे कि भाई आपको कुछ सीखने को मिलता है जी तो जी सीखिए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। जो काम दूसरा व्यक्ति कर रहा है वो उसकी सोच, बहुत अच्छा। हम अपनी तरफ से क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी और की चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न हमारा स्वयं से, मेरा स्वयं से रहता है कि भाई इस समस्या में मेरा क्या योगदान है। जी ये कहना तो बहुत आसान है कि कोई कुछ नहीं कर रहा, जी प्रतिनिधि कुछ नहीं कर रहे, जी कोई सुनता ही नहीं इस शहर में, मैं क्या कह रहा, बहुत अच्छा। मैं क्या कर रहा। ये सवाल हमें लगातार अपने आप से पूछना अत्यंत आवश्यक है, और जी छोटे छोटे स्टेप उठाने का प्रयास करना चाहिए कुल जी मिला के। यहाँ माता पिता को लेकर क्या राय है आपकी? माता पिता को लेकर ये राय है कि जैसा आप अपनी संतान को चाहते हैं वैसा व्यवहार आपको स्वयं भी करना पड़ेगा, जी है ना? जैसा मैं अपना ये अनुभव बताऊं आपको कि मेरी बच्ची मोबाइल देखती है, जी ठीक है। अब मैं उसके सामने सो के उठ के सबसे पहले मोबाइल का मैसेज चेक करता हूँ, हम्म, ठीक है। वो देख रही है कि अरे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज तो मोबाइल ही है, जी मेरे पापा ने पप्पी मुझे बाद में दी, पहले अपने मोबाइल को उठाया, जी है ना? तो ये अनुभव बच्चे हमें देख के सीख रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? तो मटके की कहीं कमी नहीं है, कमी कुम्हार की है। कुम्हार को हम्म, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मटका कैसा बनेगा, और नहीं तो फिर भोगना भी कुम्हार को ही पड़ेगा। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने इन चीजों को। और जाते जाते इस सेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप, और क्या संदेश देना चाहेंगे सोसाइटी को हमारे? सोसाइटी को यही कहना चाहूंगा कि अमित जी को सहयोग कीजिए। अमित जी का एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव ये आया है कि लोगों के, सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य है कि अमित जी ने सबसे पहले मुझे इस कार्यक्रम के लिए चुना, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अमित जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके व्यूअर्स को भी यही कहना चाहूंगा कि जितना इस चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से आगे और भी कई लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, तो अपना थोड़ा समय देके उनको सुनने का प्रयास करें। कुछ उनके जीवन से आपके जीवन में अगर सकारात्मक बदलाव आता है तो अपने जीवनचर्या में बदलाव करें, वरना जीवन तो चल ही रहा है। जी बहुत अच्छा। देखिए हमारे साथ जो अभी सोहम देवलिया जी को जो आप देख रहे हैं, काफी सारे पॉइंट्स रखे हमने, और काफी सकारात्मक तरीके से उन्होंने उसके जवाब दिए। तो मैं चाहता हूं कि सब पूरी सोसाइटी से आग्रह करता हूं, इनसे आपको जो भी कुछ सीखने को मिलता है कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये अपना एक मोबाइल नंबर शेयर जरूर करेंगे यहाँ से। गोमती फाउंडेशन के माध्यम से जो भी ये सेवा कर रहे हैं, तो इसमें जो भी सहयोग करना चाहते हैं, आप लोग इनसे जरूर कनेक्ट कीजिए। काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के लिए। और सर एक बात तो बता दीजिए आप कि अगला स्टेप कर लेने वाले हैं आप माँ गोमती फाउंडेशन की तरफ से? अभी नेक्स्ट स्टेप तो अभी मेरा जो फोकस है गौ सेवा को बढ़ाने का है। जी और शहर में न्यूरो का डॉक्टर नहीं है हमारे जिला जी जी चिकित्सालय में, जब से जिला बना तब से नहीं आया। जी जी हमारी फील्ड है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि किसी को लकवा लगता है या न्यूरो संबंधित कोई भी बीमारी होती है तो सीधा जहां से ग्वालियर रेफर होता है। जी जी तो एक प्रयास हमारा ये है कि जल्द से जल्द जिले में न्यूरो चिकित्सक या न्यूरो फिजिशियन सर्जन की नियुक्ति हो जाए, जी ये प्रयास रहेगा। अभी हमारे यहाँ हाईवे से पनारी रजवाड़ा पुराने रोड को जोड़ने वाला एक पुल टूटा हुआ है, कई वर्षों से उसकी हालत जर्जर स्थिति में है। तो अभी जो आने वाले समय में मेरे प्रयास थोड़े और बढ़ेंगे कि उस पुल का निर्माण जल्द से जल्द हो जाए। बहुत और अच्छा। मुझे उम्मीद है कि 2024 चुनाव आने वाला है तो सांसद जी हमारा प्रार्थना अवश्य सुनेंगे और जल्द से जल्द उसका काम करेंगे। अच्छा अंकुर जैन जी, जय हिंद। अंकुर जी जैन जी कह रहे हैं शानदार व्यक्तित्व आपके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी, स्वयं एक बहुत अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं, बहुत शानदार व्यक्तित्व हैं अंकुर जी, सानू बाबा तो जी। इनको हम लोग लाइव कवरेज कब कर सकते हैं? आप संपर्क बनाइए अंकुर जैन जी से, कहिए आप थोड़ा कुछ। अंकुर जी से तो जब हम बात करेंगे तो वो अवेलेबल हो जाएंगे, हाँ आप हम उनसे चर्चा कर लेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सोहम जी आपका बहुत समय बहुत देने के धन्यवाद, लिए। बहुत बहुत आपका, धन्यवाद क्योंकि सर। आज का समय बहुत व्यस्त था, मुझे पता है मैं कैसे किन परिस्थितियों में आपने यहाँ पे समय दिया। और जो कि जैसा कि हमने कमेंटमेंट किया था सुबह एक वीडियो के माध्यम से कि हम लोग एक लाइव सेशन रिकॉर्ड करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो देखिए जैसा कि अभी हम हमारे सामने शुभम जी थे, तो
जैसा मैंने आपके सामने एक कमिटमेंट किया था इस वीडियो के माध्यम से कि हम लोग बहुत ही जल्दी एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं कि जो काफी यंग एज में है अभी और इनकी आइडियाज काफी क्रिएटिव रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कीजिए और कृपया समय दीजिए, जिससे मैं आपकी जर्नी लोगों के साथ शेयर कर सकूं, जिससे एक नया इम्पैक्ट आए हमारी सोसाइटी के अंदर। जय हिंद, जय भारत।